डायमेंशन एनालिसिस में सेकेंड यूजेस हो गया था टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये ऑलरेडी हम लोग कल के क्लास में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करता था। जैसे टाइम पीरियड का एक दिया था सिंपल पेंडुलम, तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा था, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और इसका इक्वेशन लिख करके और इसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। टी इज इक्वल टू 2 पाई के अंडर रूट एल बाई जी था, और के कांस्टेंट जो टी 2 पाई वैल्यू देता है। उसके बाद हम लोगों ने ये वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस रिलेशनशिप को देख करके फाइंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में कहता है कि जितने भी क्वांटिटी हैं, जैसे एम एल टी, वो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज की जगह पर अब यहां पर कहता है क्वेश्चन में कि स्पीड, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। तो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम एल टी ना होकर स्पीड, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स के टर्म में आएगा। तो पहले हम लोग यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन लिख लें और फिर हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के बराबर, और इसका डायमेंशन हो गया फोर्स का एम एल टी माइनस 2, एरिया L2 लिख दिया। तो फाइनली इट बिकम्स, यंग्स मॉडुलस y से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 आ गया। ठीक है यहां तक। अब यहां पर कहता है स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो स्पीड मीन्स एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू v। Acceleration means LT minus 2 is equal to A. Force हो गया MLT minus 2 is equal to F. ठीक, find the dimension of Young's modulus. ठीक, तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हमको एफ ए वी के फॉर्म में निकालना है। इसका मतलब यहां पर हम लोगों को मास को रिप्लेस करना पड़ेगा, एल को रिप्लेस करना पड़ेगा, टी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर ये दो क्वांटिटी को डिवाइड कर दे, तो यहां पर एक्सेलरेशन ए बाई वी कर दे, तो क्या बचेगा, ये एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई एल टी माइनस 1, ये क्या आ गया, टी माइनस 1। ठीक, तो t माइनस 1 का वैल्यू मिल गया। यहां पर क्या चाहिए हमको, t माइनस 2। इसका मतलब हम इसको पावर 2 निकाल लेंगे, तो t माइनस 2 का वैल्यू क्या बन गया, a2 b2। ये पहला वैल्यू हम लोगों को मिल गया। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे, तो एम एल टी माइनस 2 बाई एल टी माइनस 2, तो क्या बन गया भाई, एफ बाई ए। तो मास का वैल्यू क्या बन गया, एफ बाई ए। ये भी वैल्यू मिल गया, तो एम आ गया, टी माइनस 2 आ गया, बच गया एल माइनस 1। तो हमको एल चाहिए, तो यहां से हम पहले वाले इक्वेशन से आ जाए, v इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, तो एल इज इक्वल टू वी बाई टी माइनस 1। अब t माइनस 1 का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, a बाई वी, तो इट बिकम्स v2 बाई ए। मिल गया सारा वैल्यू।
अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, L-1 निकालना है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, A/V2 आ जाएगा। तो यहां m का वैल्यू डाल दिया F/A, L-1 A/V2, T-2 A/V2, एक A कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या आ गया, Fa2 और V-4। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यही 19 में आया था, यही आ गया रिजल्ट हमारा। क्लियर? हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करें इसको। तो यहां पर सॉल्यूशन भी बनाने का तरीका वैसे ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इफ द सरफेस टेंशन S, तो सरफेस टेंशन को हम लोग डिफाइन करते फोर्स पर यूनिट लेंथ, S मीन्स MLT-2/LS, तो S इज इक्वल टू MT-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विच इज इक्वल टू ML2। सॉल्व कर रहे हैं तो बिग ब्रैकेट लगाना ही, लेकिन यहां पर हम लोग नहीं लगा रहे, शॉर्टकट। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू H न्यू, तो H इज इक्वल टू E/न्यू। E हो गया एनर्जी MLT-2, न्यू फ्रीक्वेंसी T-1। क्या आ गया, ML2 होगा, तो क्या बन गया ये T-1। तो यहां पर H की जगह पर आ गया ML2 T-1। इतना डेटा हम लगा रहे पास। अब कहता लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इसी के फॉर्म में निकालेंगे। तो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम मास हो गया m, वेलोसिटी LT-1। हमको m चाहिए, l चाहिए, T-1। इसी तीन क्वांटिटी से, तीन इक्वेशन से, तो देखने ही से लग रहा है कि यदि हम यहां से H/I कर दें तो ये ML2T-1/ML2, इससे T-1 का वैल्यू H/I मिल, तो T-1 मिल गया, ठीक है।
और देखो t-1 का वैल्यू मिल चुका है। अब इसी इक्वेशन को यदि हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना, t-1 इज इक्वल टू h/mL2, या हम लोगों को ये तो ऑलरेडी आ चुका है, चलिए इसको हम लोग यूज नहीं करें। तो अब यहां पर इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो L मिल जाएगा। t-1 पता है तो t-2 भी आ जाएगा हमारे लिए। तो t-2 कितना आ जाएगा, h2/i2। फर्स्ट में इसको पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू mt-2। इससे m का वैल्यू हो गया s/t-2, s/t-2 h2i2 आ गया। बोलो ठीक है, कंफर्म। m का वैल्यू मिल गया। अब m का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ गया m का, s/h2i2। t-1 का वैल्यू मिल चुका है h/i। अब क्या बच गया, सिर्फ l बच गया। ठीक, तो आप इसी में से कोई भी वैल्यू ले लो, मास ऑलरेडी हमको पता है और हम लोगों को चाहिए L, तो यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म से L2 लिख सकते हैं I/m। ठीक, m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m का वैल्यू क्या है, s/si², और h ऊपर चला गया। ठीक, तो L2 का मतलब हो गया ये वैल्यू। अब L निकालना है तो √i बन गया, या इसको सिंप्लीफाई कर दे एक स्टेप सिंप्लीफाई करोगे तो i का एक पार कैंसिल हो गया, h2/si आ गया। तो L निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट में आ गया √s/i, L भी मिल गया। ठीक, ये अलग पार्ट है और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। जिससे L मिल गया तो यहां पर L का वैल्यू डाल दो, तो L का वैल्यू क्या हो गया, h √s/i, i का एक पार कैंसिल, h2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, si बचा, और डिनोमिनेटर में √s/i। ठीक, इसको भी सॉल्व कर दो तो क्या बचेगा, ये s को √s इंटू √s, तो ऊपर √s बचा, फिर √i इंटू √i करोगे तो √i कैंसिल हो गया, तो √i। तो फाइनली क्या आ गया, s का पावर हाफ, i का पावर हाफ, और देयर इज नो h। तो ये रिजल्ट आ गया, यही रिजल्ट यहां भी है। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। यही है, सॉल्व करके ये आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा इसमें आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कहता द डायमेंशंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, एंड एम्पियर a इज। तो यहां पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 को लिखा, ठीक, इन यूनिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट,
द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एन एम्पियर ए। ठीक, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना है जैसे हम लोग लिखे हैं, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, या सिंपली हम यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपको डायमेंशन बता देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिंपली हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल को लिखा जाता है अमाउंट ऑफ वर्क बाय चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क को लिखते हैं mL2T-2 और चार्ज को एम्पियर टाइम। तो फाइनली ये आ जाएगा mL2T-3A-1 इस फॉर्म में आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, एच प्लैंक कांस्टेंट जान रहे हैं, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट c जान रहे हो, LT-1 ग्रेविटेशन कांस्टेंट जान रहे हो, उसको वैल्यू को लिख करके सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा रिजल्ट। जैसे अभी बनाया वैसे ही बनाना है इसको। क्लियर? नोट कर लो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायमेंशन। हो गया? अब हम लोग लास्ट इसका यूजेस पढ़ लेंगे। लास्ट इसका यूजेस है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन। ठीक, तो इसके लिए ये कहता है कि जैसे मान लो कि एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस यदि एक में पता है, मान लो कोई वैल्यू या कोई भी यूनिट हमको एमकेएस सिस्टम में दे रखा है, हम उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला ये है कि यहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके बना सकते। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन के बराबर, तो न्यूटन हमारा फोर्स का यूनिट है, और इसको हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब ये किलोग्राम मास हो गया, ये लेंथ हो गया, ये टाइम हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे सिस्टम में डाइन में, तो इस कंडीशन में ये कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब यूनिट जो भी हम लिखेंगे वो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में हो। तो जैसे हम मास m1 लिखें, इसका पावर a मान लेते हैं। इसी तरह से लेंथ L1 पावर b टाइम T1 पावर c। नेक्स्ट यूनिट 2 पर आ जाए तो N2 हो जाएगा, और U2 का मतलब हो गया M2 पावर a, L2 पावर b, T2 पावर c। अब हमको मान लो कि N2 फाइंड करना है, तो N2 इज इक्वल टू N1, ये हो गया हमारा M1 बाई M2 करेंगे तो इस पर पावर A आ जाएगा। L1 बाई L2 करेंगे तो पावर B, T1 बाई T2 करेंगे तो पावर C, इस फॉर्म में आ जाएगा।
हो गया? ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग यूज करके डायरेक्टली भी बना सकते हैं और मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे हमको कहा जाए कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन शो करो कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक, इसका मतलब ये हमारा N1 है, ये U1 है, ये N2 है, ये U2 है। इसका मतलब हमको N2 निकालना है। तो N2 इज इक्वल टू फॉर्मूला जस्ट हमारे सामने है ये वाला, M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। अब N1 ऑलरेडी 1 है, 1 डाल दिया। 1 सबस्क्रिप्ट MKS का है, इसलिए मास M1 की जगह पर किलोग्राम हो। M2 सबस्क्रिप्ट है CGS का, तो ग्राम हो जाएगा। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे MLT-2। इसका मतलब मास का पावर 1 मतलब A1, L का पावर B1, T का पावर C -2। क्लियर? ये वैल्यू डाल दो, A का वैल्यू 1, L1 का मतलब इनिशियल यूनिट मीटर, L2 CGS है सेंटीमीटर, पावर B 1, टाइम पीरियड पहले भी सेकेंड बाद में भी सेकेंड, पावर -2। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और ये 1। सारे यूनिट कट गए, 10 का पावर कितना आ गया? 5। क्या फॉर्मूला है हमारा? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन। N2 कितना निकला? 10⁵ और दूसरा यूनिट CGS में क्या बन गया? डाइन। आ गया समझ में? चलो नोट कर लो। हो गया? अब इसको हम लोग एक जनरल मेथड से भी बना सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम 10⁵ ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी सेकेंड में रह गया। क्या आ गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? डाइन। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, डायरेक्टली बन गया। उतना करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली अब बना जाएंगे। ठीक है, नोट करना कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इरेज करें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, कहता है कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग। डायरेक्टली बताओ, 1 जूल क्या आ जाएगा? 1 जूल, पहले आप डायमेंशनली ml2t-2, तो मास हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम, 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। सेकेंड -2 कितने आ गए? 10⁻³ और ये 7 बन जाएंगे। 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सीजीएस में पूरा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये डायरेक्टली आप निकाल सकते। अब इसको वेरीफाई कर लो। 1 जूल ऐसे ही लिख देंगे, डायरेक्टली भी N1 N2। तो N1 मास के लिए कितना आ गया? किलोग्राम 1000 ग्राम मीटर 100 सेंटीमीटर सीजीएस में ऐसे। तो क्या पढ़ा? N1E1 इज इक्वल टू N2U2, और पावर देख लो mLT, तो मास का ml2t-2, तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C -2। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली बना लो या ऐसे बनाओ, एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब कहता है टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इन सिस्टम वेयर मास इज मेजर इन मिलीग्राम, लेंथ इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट्स। इसको सॉल्व करने पर देख लीजिए इस तरह से रिजल्ट आता है, और फाइनल हम लोग का वैल्यू आता है, देखो कितना? N2 आता 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 मिलीग्राम किलोमीटर पर मीटर मिनट। हाँ, मिनट का पावर -2 है। ठीक है, अब हम लोग कंफर्म होते हैं। हम लोग अपने मेथड से बनाते हैं, ये डायरेक्टली मेथड जो हम लोगों ने सीखा। तो यहां पर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन हम लोग लिख देते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब आ जाओ किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 10⁻³ ग्राम हो गया। ठीक, अब किलोमीटर, लेंथ किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर is equal to 10⁻³ meter. Then 1 meter becomes 10⁻³ kilometer. डाल दो वैल्यू, तो 10⁻³ मीटर किलोमीटर हो गया। ठीक, अब सेकेंड है, सेकेंड और मिनट में रिलेशन आ जाओ। 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 सेकेंड 1/60 मिनट। ठीक है, अब वैल्यू डालो। 1 सेकेंड 1/60 मिनट पावर -2। चाहिए? अब यहां पर 10⁻³ ग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में क्या रिलेशन? मिलीग्राम, मिलीग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन? एक ग्राम इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है, 1 ग्राम
कितना मिलीग्राम? 1 मतलब 10⁻³ मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। लिख सकते हैं? वन ग्राम 10⁻³ मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम कितना आ जाएगा? -3। और हम लोगों को ग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, 10⁻³ लेंगे तो 10⁻³ मिलीग्राम, 10⁻³ किलोमीटर, 1/60। तो 60 का पावर -1 कर दे तो ये -2 ऐसे हो जाएगा। चेक करो पहले। और ये मिनट का पावर -2 आ गया। 10 का पावर 6 -3। ठीक, और तो कुछ नहीं। 10 का पावर चेक कर लो, ये 336 -3, तो ये हो गया मिलीग्राम किलोमीटर। ठीक, और ये क्या बन गया? 60 का पावर 2, 3600। और ये पर मिनट स्क्वायर हो गया। अब 10 का पावर कितना बचा? तो ये 3600 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम डेसिमल को यहां ले आए तो 3 डिजिट इधर आएंगे, तो 10 का पावर +3 और ये 3 6 हो गया मिलीग्राम किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर आएगा। हो गया आंसर। हम लोग वेरीफाई कर ले तो इस मेथड से बनाए या एमएलटी के मेथड से, बात एक ही है। उस फॉर्मूला में डाल करके, जो कि यहां पर न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो डायमेंशन MLT -2, तो A का पावर 1, B का पावर 1, T का पावर -2। इस फॉर्मूला में डाल करके सब्स्टिट्यूट करके जो भी वैल्यू है, तो रिजल्ट हमारा सेम आता है, वही रिजल्ट आ रहा है। ठीक, तो ये हम लोगों ने तीसरा यूजेस पढ़ लिया। अब यहां पर इस डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ डिमेरिट्स हैं। क्या डिमेरिट्स है? पहला कि जितने भी हम लोगों ने कांस्टेंट निकाला वो उसके डायमेंशन नहीं मिले। जैसे t = मान लो 2π√L/g है, तो 2π डायमेंशनलेस, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा है कि डायमेंशन कंसिस्टेंसी हम लोग देख रहे हैं, फिजिकल कंसिस्टेंसी को टेस्ट नहीं कर पा रहे, सिर्फ हम लोग डायमेंशनली कर रहे हैं। डायमेंशंस जो फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत एक एग्जाम्पल मान लो लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी 3 वेरिएबल्स पे है, और मान लो कि कोई 4th वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दे, तो वो आइडेंटिफाई करना, चूंकि यहां पर हम लोग इक्वेशन 3 वेरिएबल्स के लिए लेंगे, तो 3 लीनियर इक्वेशन XYZ को सॉल्व कर सकते हैं, 4 वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर यही कहा कि 3 क्वांटिटीज को हम लोग कर सकते हैं MLT के फॉर्म में, 4 क्वांटिटीज के लिए नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब जितने भी इक्वेशंस में एक्सपोनेंशियल टर्म है, लॉगरिथमिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, सबके डायमेंशन नहीं होते थे। ये भी एक इसका बड़ा ड्रॉबैक था। और यहाँ पर जैसे कोई भी इक्वेशंस में जो रिलेशन प्रोडक्ट और क्वोशंट्स के अलावा मान लो है, कोई भी, जैसे मान लो कि कोई क्वांटिटी हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा था, डिवीजन के फॉर्म में आ रहा था, तो दोनों का डिवीजन जब करते थे तो डायमेंशन बाय डायमेंशन डायमेंशन लेस हो जाता था। ठीक है, तो ये सब ड्रॉबैक्स है इसके।
तो फाइनली डायमेंशंस का पार्ट हम लोगों का खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में यूनिट्स और मेजरमेंट आएगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इनफैक्ट यदि चैप्टर देखा जाए तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा चैप्टर है, उसमें डायमेंशन था, तो डायमेंशंस को हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद यूनिट वाला पार्ट स्टार्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वही स्टार्ट करें।